हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर है ना? और जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आप बिहार बोर्ड से क्लास 12 की एग्जाम देना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और आपको ये बता देने वाला हूँ कि जिस जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत जल्द कमिंग सून में है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको सारी इस चैनल पे सारा ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। क्लियर है? चले हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे वर्ण के बारे में, कि वर्ण में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, कि शब्द के बारे में हमने बैठे गए आराम से। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में ये चीज कि हिंदी व्याकरण का वर्ण के बारे में पूरा हमने क्लियर कर लिया था। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज शब्द के बारे में। और पिछले क्लास में आपको हमने शब्द के बारे में कुछ चीजें बताई थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शब्द के प्रकार के बारे में, कि आखिर शब्द का भेद कितना होता है। आखिर ये जो शब्द है, इसको किस किस भागों में बांटा हुआ है। पहले तो उत्पत्ति के आधार पे, या अर्थ के आधार पे, या रचना के आधार पे, या संरचना के आधार पे, या बनावट के आधार पे, या रूपांतरण के आधार पे। तो कहने का मतलब हुआ कि हम ये चीज अब सीखेंगे कि जो हमारा ये शब्द है उसको अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड किया हुआ है, कैसे कैसे इसमें बांटा हुआ है। ठीक है ना? ये क्लियर है ना? तो पहले ये चीज को हम क्लियर करेंगे। तो चले स्टार्ट करेंगे हम अपनी टॉपिक को, जिसका नाम है शब्द के भेद। ये क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अब कुछ का मन में आया भेद, यानी कि कहने का मतलब किसी के खुलासा के बारे में नहीं जान सकते, उस भेद के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो आपके मन में थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा वो भेद के बारे में। नहीं नहीं नहीं। हम वैसे भेद के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शब्द के भेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शब्द को कितने भागों में डिफाइंड किया हुआ है, कैसे बांटा हुआ है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? अब ये मत समझिएगा कि किसी को बोल रहे हैं या किसी के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हम उसका भेद खोलेंगे, शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करेंगे। कहने का मतलब ये आप नहीं समझिएगा। किसी के बारे में आप जान रहे हैं तो आप उसके बारे में आप शब्दों के द्वारा उसके बारे में प्रकट नहीं करेंगे, तो उसको हम शब्द के भेद नहीं कहेंगे। ये चीज आपके दिमाग से निकाल देनी है। तो हम सीखेंगे ये चीज कि शब्द के भेद में ये सीखेंगे कि जो हमारा शब्द है उसको किस किस आधार पे कितने भागों में डिवाइड किए हुए हैं। क्लियर है ना? तो पहले हम लोग ये चीज सीखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे हमारा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? उत्पत्ति के आधार पे अगर हम देखें, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखें, अगर उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना? शब्द के प्रकार को चाहे भेद को। तो अब इसके खुलासा करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर चलेंगे, डीप में जाएंगे। तो ये शब्द के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला कौन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें पहला जो हमारा यहाँ पे होता है, पहला यहाँ पे मेरा होता है, यहाँ पे मेरा होता है पहला तत्सम होता है। क्लियर है ना? दूसरा जो मेरा यहाँ पे होता है तत्भव होता है। तीसरा जो मेरा यहाँ पे होता है वो देशज होता है। और चौथा हमारा यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? विदेशज होता है। यानी कि शब्द की अगर खुलासा किया जाए, इसके डीप में जाया जाए, तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं। ठीक है ना? जैसे बोलता है ना कि एक आदमी के दो गो। तो उसी तरह से अगर शब्द की चर्चा किया जाए, आप किसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आपके पास शब्द का इतना कमांड होना चाहिए कि आप किसी को अच्छे से बता सकते हैं। क्लियर है ना? यानी कि आप जैसे इंग्लिश सीखते हो तो आपको अगर वर्ड पे कमांड है, अगर आपको शब्द पे कमांड है, तो आप आसानी से बता सकते हो। और इसी तरह से हिंदी में अगर बात किया जाए तो आपको वर्ड पे कमांड है, तो आप किसी के सामने बोल सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को आप समझते हो कि हमको प्रपोज करना है, अब एक ही चीज बार बार बोलेगा तो ठीक नहीं है। जैसे बोलता है कि मैं
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो कहने का मतलब ये वर्ड हर एक आदमी यूज किया है, सुना हुआ वर्ड है। तो कहने का मतलब अब किसी के लिए ऐसा वर्ड तैयार करें जो कि सुनने में कुछ बेहतर लगे। समझ में आ रही ना? सुनने में कुछ अलग लगे, उसके लिए लगे कि ये कोई नया वर्ड्स हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है। तो आप पहले वर्ड पे कमांड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वर्ड को, ये शब्द को आप कमांड कर रहे हैं, लेकिन ये इसको कितने भागों में बाँटा हुआ है, इस चीज़ के बारे में अभी हम कमांड करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं कि शब्द जो होता है, उत्पत्ति के आधार पे ये 4 तरह का होता है। पहला हमारा ये है तत्सम है, दूसरा मेरा तद्भव है, तीसरा मेरा देशज है, चौथा मेरा विदेशज। अगर मान लिया जाए बोले जाए कि संरचना या फिर संरचना या बनावट के आधार पे अगर चर्चा किया जाए, किस चीज पे? बनावट के आधार पे अगर चर्चा किया जाए कि बनावट के आधार पर आपको बतानी है कि शब्द के भेद कितना होता है, ठीक है ना? शब्द के भेद कितना होता है, तो अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो इस चीज में शब्द मेरा जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला हमारा यहाँ पे क्या है? पहला यहाँ पे मेरा रूढ़ है, दूसरा मेरा यहाँ पे यौगिक है, तीसरा मेरा यहाँ पे युग्रूढ़ है। तीसरा मेरा यहाँ पे क्या है? युग्रूढ़ है। ये क्लियर है ना? यानी कि अगर मान लिया जाए हम ये संरचना या बनावट के आधार पे चर्चा करते हैं, तो हमारा शब्द जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला हमारा यहाँ पे रूढ़ होता है, यौगिक होता है और युग्रूढ़ होता है। अगर हम लोग अब मान लिया जाए रूपांतरण के आधार पे हम लोग के आधार पे आपको बतानी है कि रूपांतरण के आधार पर आपको बतानी है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। क्लियर है ना? अगर शब्द के भेद पूछे तो इसमें आपको बतानी है कि इसमें आपका 2 होता है। एक आपका होता है विकारी शब्द होता है। क्लियर है ना? एक आपका क्या होता है इसमें? विकारी शब्द होता है, ठीक है ना? विकारी शब्द होता है। दूसरा आपका क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। भिखारी मत बोलिएगा, भिखारी बोल रहे हैं, ठीक है ना? ई मत आप समझिएगा कि भिखारी शब्द होगो एगो अभिखारी शब्द होगो, ऐसा बात नहीं। एक होगा विकारी शब्द होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? अविकारी शब्द होगा। ये क्लियर है ना? तो चले आगे बढ़ते, थोड़ा सुख आप समझिएगा। और चलिए ध्यान देने वाली बातें ये है कि भिखारी शब्द के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जो संज्ञा के बारे में, दूसरा हम लोग सर्वनाम के बारे में, तीसरा हम लोग विशेषण के बारे में, चौथा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? क्रिया के बारे में। और अगर हम लोग चर्चा करें आभिकार्य शब्द के अंतर्गत, तो हम इधर पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। अगला हम लोग पढ़ते हैं संबंधवाचक के बारे में। अगला हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं समुच्चयवाचक के। और अगला हम लोग इसमें पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक। ये क्लियर है ना? राइटिंग पे आप लोग ना जाएंगे तो बेहतर है, राइटिंग मेरा थोड़ा फास्ट लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्लियर है ना? थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, राइटिंग पे मेरा कमांड ना करे तो बेहतर है। क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, चर्चा हम लोग करेंगे। ये पूरा हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है कि शब्द को कितने तरीके से बांटा हुआ है। हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाली हैं, आपके एग्जाम में दरअसल कहाँ से सवाल आते हैं, इस चीज के बारे में भी यहाँ पे बताई हुई है। क्लियर है ना? तो देखेंगे कि हमने देखा कि शब्द जो होता है, पहली चीज ये है कि शब्द जो हमने देखा वो देखा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे हमने देखा? उत्पत्ति के आधार पे हमने शब्द को देखा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द मेरा 4 तरह का होता है। पहला मेरा यहाँ पे तत्सम होता है, दूसरा तत्भव होता है, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब यहाँ समझना कि तत्सम किसको कहेंगे। तत्सम कहने का मतलब हुआ कि जो शब्द हमारा संस्कृत में यूज किए जाते हैं, अगर उसी शब्द को हिंदी में भी यूज किया जाता है, उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। यानी कि हिंदी के हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को
तत्सम कहा जाता है। जैसे अगर चर्चा किया जाए अग्नि हो, नेत्र हो, इन सब का सारा का डिफिनेशन आपको अभी हम लिखाएंगे। क्लियर है ना? अभी खाली बस आप कहानी के माध्यम से सुने, ये चीज क्लियर है ना? अभी आपको सिर्फ सुनना है और समझनी है, और हम आपको ये सारा का सारा आपको लिखाएंगे। धैर्य रखिए बशर्ते, ठीक है ना? अगला है हमारा तत्भव। तत्भव कहने का मतलब हुआ कि तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तत्भव कहते हैं। देशज कहने का मतलब कि हमारे देश में जो बोले जाने वाली भाषा होती है उसको हम लोग देशज कहते हैं, और हमारा विदेश में जो बोले जाने वाली भाषा होता है उसको हम विदेशज कहते हैं। तत्सम का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने बोला कि अग्नि, अग्नि को हम लोग आग बोलते हैं, तो आग हमारा तत्सम के बिगड़े रूप को ना हमने तत्भव बोला, तो हमारा आग यहाँ पे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। जैसे बोले कि नेत्र, नेत्र को हमने बोला आंख। जैसे बोले कुब्बज, कुब्बज को हमने बोला कुबड़ा, तो कुबड़ा हमारा यहाँ पे क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। अरे बाबू, एक बार बोलते नहीं समझ में आता है। अगली चीज है मेरा विदेशज। जैसे विदेश में बोले जाने वाले, जैसे अगर हम यहाँ पे स्कूल बोलते तो विदेश जाएंगे स्कूल बोलेंगे, अगर यहाँ हॉस्पिटल बोलते तो वहां भी जाने के बाद हम हॉस्पिटल बोलेंगे, अगर यहाँ पे हम बस बोलते हैं तो वहां पे भी बस बोलेंगे, ट्रेन बोलते हैं तो वहां पे भी ट्रेन बोलेंगे, अगर पायलट बोलते हैं तो वहां पे भी हम लोग पायलट बोलते हैं। कहने का मतलब हमारे जो विदेश में बोले जाने वाली भाषा होता है उसे विदेशज कहते हैं। ये क्लियर है ना? अगली चीजें अगर हम चर्चा करें कि संरचना या बनावट के आधार पे मेरा शब्द कितने तरह का होता है, तो ये मेरा जो है वो तीन तरह का होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। रूढ़ कहने का मतलब हुआ कि वैसा शब्द जिसका हम लोग अगर खंड या टुकड़ा करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जिससे प्यार किया उसको छोड़ दिया, उसको टुकड़ा कर दिया, लेकिन उसके लिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उसे ही हम लोग रूढ़ कहते हैं। यानी कि अगर आपने किसी से अगर कहता है सच्ची मोहब्बत करता है, अगर उसको नहीं मिला, अगर कोई फायदा नहीं हुआ, समझिए वो बेचारा रूड है। क्या है? रूड है। यानी कि उसका दिल भी टूटा, कोई फायदा भी नहीं, तो वैसे शब्द को रूड कहेंगे। तो यानी रूड कहने का मतलब हुआ कि रूड ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसका हम लोग अगर खंड टुकड़ा करेंगे उसका कुछ कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है ना? अगर कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसी को हम लोग रूड कहते हैं। यौगिक कहने का मतलब हुआ, यौगिक कहने का मतलब हुआ कि जिसका हम लोग अगर खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। यानी कि मान लिया जाए अगर किसी से आप सच्ची मोहब्बत अगर करते होगे, तो अगर मान लिया जाए उससे आपकी शादी विवाह नहीं हुआ, अगर किसी कारणवश आप उससे दूर हो गए, तो वो 10 साल 20 साल 30 साल 30 साल 40 साल के बाद भी वो आपको याद करेगा। तो इसका मतलब कुछ तो अर्थ निकला, वो हमारा यौगिक कहलाएगा। अगर आपसे उसका हो गया शादी तो हम समझेंगे कि वो मेरा युग रूढ़ हुआ। आपको छोड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, रूढ़ है। आपको अगर छोड़ा भी लेकिन आपको याद है और अभी भी आपको आपसे बात करता है तो समझिए यौगिक है, और अगर आपके साथ है तो समझिए युग रूढ़ है। अब कहने का मेरा तात्पर्य क्या हुआ, इस चीज को समझिए। गलत फहमी में अब ना जाए तो बेहतर है। अब इस चीज पे दिमाग लगाए तो ठीक है। क्लियर है ना? तो देखिए रूट हमने बोला कि जिसका खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका कुछ अर्थ ना निकलेगा, उसे रूट कहते हैं। आपके एग्जाम में सवाल आता है कि जिसका खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक का मतलब उसको हम लोग खंड करेंगे ना, सार्थक मतलब ओकरा कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो आलतू फालतू आदमी है। अब जैसे यौगिक बोलने का मतलब हुआ कि अगर इसका खंड या टुकड़ा करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। जैसे मैं बोले विद्यालय, हिमालय, तो ये सब हमारा यौगिक कहलाएगा। योगरूट कहने का मतलब हुआ कि दो यौगिक शब्द, यानी कि वैसा दो यौगिक शब्द से ये मिलके बना हुआ योगरूट रहेगा। यानी कि दो यौगिक शब्द से मिलके बनने वाला एक ऐसा यौगिक शब्द जिसको अगर हम खंड या टुकड़ा करेंगे तो ये दो यौगिक शब्द से मिलके बनने वाला एक ऐसा शब्द जो किसी साधारण अर्थ को छोड़ के अगर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोले चक्रपाणिनि, तो चक्रपाणिनि एक शब्द हुआ मेरा, लेकिन ये साधारण अर्थ को छोड़ के यहाँ पे बात करेगा विशेष अर्थ के बारे में, तो उसी को हम लोग योगरूढ़ कहेंगे। यानी कि जो साधारण अर्थ को छोड़ के अगर विशेष अर्थ के बारे में ग्रहण करेगा उसे हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। अब यहाँ पे देखना रूपांतरण के आधार पे शब्द कितने तरह का होते हैं? दो तरह का। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अभिकारी शब्द। कभी भी आप ये ना समझे कि पहला को हम कहेंगे भिखारी शब्द, दूसरा को कहेंगे अभिखारी शब्द।
यानी कि प्यार करके छोड़ दिया वो भिखारी बन गया तो ओकरे कहेंगे भिखारी शब्द। आज जकरा नहीं छोड़े ओकरा साथे अगर वो भिखारी नहीं बना मीडियम साइज में मिला जुला के तो ओकरा कहेंगे भिखारी शब्द। क्लियर है ना? तो इसको ये नहीं बोलना कि भिखारी शब्द, इसको ये भिखारी शब्द इसको नहीं बोलना कि आप भिखारी शब्द। भिखारी कहने का मतलब आपने किसी से प्यार किया और उसको छोड़ दिया, तो वो हमारा गरीब बेचारा हो गया और टूट गया, मायूस हो गया, तो हमारा होगा भिखारी शब्द। और अगर उसके साथ है तो बीच बीच में मेंटेन करके लेके चल रहा है तो हमारा अभिकारी शब्द होगा। ठीक है ना? तो ऐसा चीज आपको समझना नहीं है। विकारी शब्द कहने का मतलब हुआ कि वैसा शब्द जो रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार बदलता है, उसी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। अगर वो रूप, लिंग, कारक अगर वचन के अनुसार नहीं बदलेगा तो उसे हम विकारी शब्द नहीं कहेंगे। अगर वो रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार बदल देगा उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द की जो रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार नहीं बदलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है? विकारी शब्द के अंतर्गत मेरा 4 टॉपिक आता है। पहला संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। ये क्लियर है ना? और अगला अविकारी शब्द के अंतर्गत मेरा क्रिया विशेषण आता है, संबंधवाचक आता है, समुच्चयवाचक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। ये क्लियर है ना? कौन कौन से चैप्टर आएंगे? यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हम विकारी शब्द है लिंग, कारक और वचन के अनुसार से रूप, लिंग, अगर रूप, लिंग, कारक और वचन के अनुसार से जो है मेरा, अरे, रूप, लिंग और कारक और वचन के अनुसार से मेरा ये 4 चैप्टर क्या होगा? बदलता है, 4 टॉपिक बदलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द मेरा कितने तरह का हुआ? 4 प्रकार का। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी मेरा कितने तरह का हुआ? 4 तरह का होता है। पहला मेरा क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक होता है। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया। अब बचा हुआ है मेरा इन सारा का डिफिनेशन लिखाना हुआ। क्लियर है ना? कि अब सवाल होता है मेरा यहाँ पे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, रूट क्या है, यौगिक क्या है, योग रूट क्या है, विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। इतना मेरा ये चीज बचा हुआ है। तो इस चीज को मैं अगले क्लास में करेंगे। एक चीज आपको हम बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? इस चीज को आप ध्यान दें। बताना हम ये चाह रहे थे आप लोगों को कि जितने भी हमारे इस चैनल पे जितने भी जुड़े हुए हैं और जितने भी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं उन सारे के लिए खुशखबरी ये है कि जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे, अगर वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अगर उनका हिंदी और इंग्लिश में किसी भी तरह का दिक्कत हो, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और उसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को स्पोकन इंग्लिश करनी है, उसकी क्लासेस अभी बहुत जल्द अब शुरू होने वाली है। एक वीडियो यूट्यूब पे इस पे डाला हुआ है। क्लियर है ना? वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, ध्यान देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा होता है। कहने का मतलब एक वीडियो आपका स्पोकन इंग्लिश की डाली हुई है और अभी जस्ट आप लोग का क्लासेस जो होता है सोमवार से स्पोकन की क्लासेस आप लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है ना? और कहने का मतलब आपका पर डे ये क्लास चलेगी स्पोकन की बैच को। ठीक है ना? और जो भी स्टूडेंट 12th का होगा, जिसको भी इंग्लिश में तकलीफ होगा, समस्या होगा, उन सारे के लिए इस चैनल्स पे आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ना? कहाँ तक चर्चा हुआ? कहने का मतलब इन सारे के बारे में आपको यहाँ पे डीप में नॉलेज मिलेगी। तो जितने भी हैं जिनको भी लगता है इन सारे की क्लासेस करनी है, उन सारे का इस पे चैनल पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। और आपको एक 5 मिनट का ऑडियो समरी भी मिलने वाला है कि चलो आंख बंद करके सुनते हैं। ये चीज आपको 5 मिनट में पूरा चैप्टर को कवर करेगा। ये क्लियर है? और इसके साथ आपको बता देते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पे ये चैनल्स जो है मैथ्स की बनाई हुई है और इस चैनल पे मैथ्स चलाते थे, और कहने का मतलब इस चैनल पे भी मैथ्स चलेगी, आप लोग सोचिए नहीं। बशर्ते ये कोशिश है मेरा कि इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी, बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा।
ठीक है ना? तब तक के लिए इतना ही। आज की सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे स्पोकन की बैच में। जब तक के लिए इतना ही। और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए इतना ही। आज आज की क्लासेस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए इतना ही। आई हैव अ ग्रेट नाइस डे।